मुख्तार अंसारी के गुर्गे की संपत्ति जब्त, पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई। शाहजहांपुर में कुपोषण का शिकार बना आंगनबाड़ी केंद्र, महिलाओं को मिल रहा सूखा राशन। सुभासपा अध्यक्ष राजभर का बड़ा बयान, 2022 में बीजेपी को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, जनता बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहती है। सपा सांसद का बयान आया सामने, एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। कुपोषण के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश पिछड़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह है आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चों और महिलाओं को सूखा राशन देने की नई व्यवस्था, जो कि अनियमितताओं का शिकार भी है। सितंबर 2020 में सरकार ने आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को मिलने वाले पोषाहार का टेंडर रद्द करते हुए ये काम स्वयं सहायता समूहों को देने का फैसला लिया और इस व्यवस्था के स्थापित होने तक लाभार्थियों को सूखा राशन बांटने का प्रावधान किया गया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बंडा क्षेत्र का है, जहां गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार न मिलने की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी से भी की गई, लेकिन किसी अधिकारी ने संज्ञान में लेने की जहमत नहीं उठाई और यही वजह है कि ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो ये कार्य हो रहा है, जो जनता हमारी परेशान है, इसे बड़ी गहनता से ली जाए, क्योंकि ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं और इन्हें गल्ला नहीं मिल रहा है। जो ये ऐसे कार्य करें, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या मामला था भाई, जब वही कि बच्चा हम बुलाए जाओ, जो गल्ला नहीं देती पौधर हम पे झाड़ा और जो गल्ला नहीं देती, जब हम गल्ला वाले हम पे झाड़ देते, तब हमारी शिकायत करती जाए, कार्यालय मिलने करी जाए। कौन? शिवरानी। हमारी समस्या यह है कि आंगनबाड़ी शिवरानी देवी जो कार्यकर्त्री अलापुर की हैं, तो उनके पास मैं गल्ला लेने जाता हूं, तो वो गल्ला देने के लिए मुझे इतराज कर देती हैं, कह देती हैं कि गल्ला नहीं बचा है। और मतलब बाद में हम उनको कहते हैं कि हम शिकायत करेंगे, तो कहती हैं कि तुम शिकायत करके मेरा क्या कर लोगे, और मैं यही बेचकर ऊपर तक पैसे देती हूँ। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के सत्ता से हटते ही प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा और जनता इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब भाजपा की सरकार सत्ता से हटे। बताते चलें कि अखिलेश यादव सैफई के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, आइए सुनते हैं। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है। इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस तरह से ठीक होगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीजों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, केंद्र सरकार से कह रहा है हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। जिस तरह काशी को आगे लेके आ रही है, 10 दिन में कह रही है काशी की चीजें आ जाएंगी तो सब ठीक होगा। क्या आ जाएगा? काशी का मुद्दा लेके आ रही है। काशी को लेकर कौन सा मुद्दा है ये? काशी में भी सब कुछ ठीक करके उसका एक मैसेज आएगा सरकार को लेकर। देखिए, सरकार का समय खत्म हो गया। जनता
वहीं आज बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन है, जिस पर कांग्रेस ने इस सम्मेलन और ब्राह्मण विचार गोष्ठी पर निशाना साधा। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को स्वार्थ साधने का ढोंग बताया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के स्वार्थी सम्मेलन को प्रबुद्ध और ब्राह्मण समाज भली भांति समझ रहा है। रायबरेली में जब ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया तब कांग्रेस के अलावा कोई भी दल नजर नहीं आया। तब तो याद नहीं आई ब्राह्मण के सम्मान और जान की, और क्या कुछ कहा है अंशु अवस्थी ने, आइए जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी अब चाहे जितना विचार गोष्ठी कर ले और प्रबुद्ध सम्मेलन कर ले, लेकिन इस कुकुरमुत्ता राजनीति से ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज गुमराह होने वाला नहीं है। रायबरेली की जब घटना हुई तब तो कहीं पर नहीं दिखाई दी बहुजन समाज पार्टी। कोई पार्टी चुप नहीं बोल नहीं रही थी। अगर कोई बोल रहा था, आवाज उठा रहा था, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठा रही थी। कांग्रेस ने संसद के अंदर उठाए जो ब्राह्मणों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जब चुनाव आया है तब उनको याद आई है खुशी दुबे की, लेकिन 1.5 साल से नवविवाहिता वो जेल के अंदर बंद है, तब बहुजन समाज पार्टी को याद नहीं आई। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिए, इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो वो कुकुरमुत्ता राजनीति के तरीके से ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन करने लगते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज गुमराह होने वाला नहीं है। उनको पता है कि कांग्रेस ही उनका असल में असली परिवार है। वो अब किसी भी दल में जाने वाले नहीं हैं। इन सम्मेलनों से कुछ नहीं होता। अगर दूसरे दलों में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, वर्चस्व की जंग को लेकर साल 2014 में आजमगढ़ में सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना में मुख्तार समेत 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घटना में शामिल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी का खास अनुज कनौजिया पुलिस की पकड़ से दूर रहा। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन बावजूद इसके आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान इनामी अनुज कनौजिया के खिलाफ कुर्की का आदेश देते हुए सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई के आदेश दिए गए और अब पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शातिर बदमाश अनुज कनौजिया के घर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई संपन्न कराई है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, मुख्तार और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कनौजिया लगातार फरार चल रहा है। इनामी बदमाश है, उस पर इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कनौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुड़क किया गया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा एमबीबीएस में जनसंघ की पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर सपा सांसद से सवाल किया गया तो सपा सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। सपा सांसद का कहना है कि मेरी समझ में नहीं आता एमबीबीएस में इन राजनीतिक लोगों का क्या दखल है। वो तो एक बहुत टफ कोर्स है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर कहां जा रहे हैं और ये लोग जो थे इनकी तो राजनीति ही संदिग्ध थी। एमबीबीएस के बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है। इसमें इंसान की एनाटमी फिजियोलॉजी से लेके उसके इलाज और उसके मर्जों के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई परफेक्ट नहीं हो पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि एमबीबीएस में ये राजनीतिक लोगों का क्या दखल है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ये लोग राजनीतिक लोग होने के साथ साथ इनके जो राजनीति थी वो भी संदिग्ध थी कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर। और अब खबर रायबरेली से, जहां पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गांजे की तस्करी की जा रही है। आए दिन गांजे की तस्करी बढ़ती जा रही है और तस्करों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बताते चलें कि इसी को लेकर पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जहां उनके निर्देश के मुताबिक हर थाने को सूचना देकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा तस्करों की धरपकड़ भी की जा रही है। दरअसल मामला रायबरेली के थाना नसीराबाद का बताया जा रहा है, जहां चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को 23 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। यहाँ चारों अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर देहात द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबानी आतंकवादी संगठन से की गई। वहीं इसके बाद पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अख्तर का पुतला फूका गया। इसके साथ ही जावेद अख्तर को चेतावनी दी गई कि अगर आरएसएस और एबीवीपी से माफी नहीं मांगी तो उनकी और उनके परिवार की कोई भी फिल्म इस देश में नहीं चलने दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में नहर में स्नान करने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों के द्वारा युवक की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर में स्नान के लिए युवक गया था, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। था उसका नाम, इसके पिता का नाम है दयाराम। और उसने पिलाने आखा दारू लेकर गया, वहाँ से आखा लेकर आया। सबसे पहले पानी में उसने स्नान करने लगा और बाद के यहाँ वही गिरे आखा पानी में है। और स्नान करते करते उसने आखा जब वो बूढ़ने लगे आखत तो उसने आखा नहर से निकल के भाग गया। फिर लड़के ने बोला आखत कि वो तो मुरादाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शनकारी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में मुरादाबाद की बेटी की हत्या को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भाजपा को इस समय तालिबान की परवाह है, लेकिन बीजेपी को तालिबान की परवाह न करके देश की बेटी की फिक्र करनी चाहिए और जल्द से जल्द राबिया को इंसाफ दिला देना चाहिए। आज एक भारत की बेटी का जो दिल्ली में हत्या हुई है, जो सिविल डिफेंस की कर्मचारी थी और मुरादाबाद तहसील ठाकुर द्वारा की रहने वाली थी, किसी गांव की बाका, और उसकी जघन्य तरीके से हत्या हुई है। वो पता नहीं किस अधिकारी का या किस भ्रष्टाचार का राज जान गई थी, जिसकी बड़ी जघन्य तरीके से हत्या, उसके साथ अपराध हुआ है। हमारी ये मांग है, पीड़ित परिवार के साथ में अक्सर महिलाओं के और बेटियों के मामले में पुलिस ढीला ढवाली करती है और उस मामले को बेटी के चरित्र का विवेचना शुरू कर देती है, ना कि उसका मोरल डाउन करने के, ना कि इंसाफ देने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि जब इसमें लेट लताफी और लापरवाही हो तो ऐसे थाना स्तर पर कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होने चाहिए। राबिया सैफी के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और हत्यारों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा। मुरादाबाद के सिविल लाइन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 2 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। मॉर्निंग वॉक पर निकलते वक्त लोगों को चेन स्नैचिंग करने वाले ये चोर अपना शिकार बनाते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 70,000 की नकदी सहित एक सोने की चेन भी बरामद की है। इनके पास से एक चेन जो इन्होंने 3/9 को नवीन नगर से जो घटना कारित की गई थी उसमें बरामद की गई है। साथ ही 75,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त एवेंजर मोटरसाइकिल को भी इनके पास से बरामद किया गया है। इनके ऊपर पूर्व में भी लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। और इसमें जो एक फरीदाबाद के बीजेपी विधायक राजेश नागर अपने समर्थकों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और शूटिंग में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी सिंहराज आधाना का स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने डांस और गाना गाकर खुशी जताई और खिलाड़ियों का स्वागत किया। वहीं हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज भी खिलाड़ियों की अगुवाई करने पहुंचे थे। महामारी में जब मुझे बैट भी नहीं नसीब हो रहे थे, तो जैसे ही मेरे भाई राजेश नागर जी को पता चला तो तुरंत वो घर छोड़ के अमन नागर भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मुझे हॉस्टल में और हॉस्पिटल में एडमिट कराने आ गए। और जब तक मैं ठीक नहीं हो गया, लगातार मेरे साथ बने रहा पूरा परिवार, जिसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये अच्छे नेताओं की देन है, इस सरकार की देन है। आप बहुत लोगों का मैं धन्यवाद सदा ऋणी रहूँगा आप लोगों का। क्षेत्र का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। इस भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक हमारे जिले के लिए और हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री खुद यहाँ पर इनको रिसीव करने आए और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए। अब ये सारे लोग हमारे अशोका होटल में जाएंगे। कल इनका हमारे अनुराग ठाकुर जी के साथ डिनर है। लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के तिकुनिया इंडो नेपाल सीमा पर बह रही मुहाना नदी ने कहर मचा दिया है। मुहाना नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीणों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुहाना नदी ने कई घरों को काट दिया है, घर जलमग्न हो चुके हैं। गंगानगर गांव के कई घर कटकर मुहाना नदी में समा गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक यहां कोई शासन प्रशासन के अधिकारी देखने तक नहीं आए हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि न रहने को छत है, न खाने को रोटी। अभी यहाँ
कोई भी मदद नहीं पहुंची है। आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि 2022 में बीजेपी को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। वहीं सीएम योगी पर कुंभ मेले और राम मंदिर निर्माण में घोटाले का आरोप भी लगाया। राजभर ने इस दौरान बसपा के कसीदे भी गढ़े हैं, सुनिए। फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालूंगा और पीछे पीछे राम नाम सत्य का नारा लगेगा। और इन्होंने जो धोखा दिया है समाज को, ओम प्रकाश राजभर को, इनको हम गंगा जी स्मशान घाट पहुंचाएंगे। आजमगढ़ सहित मुबारकपुर के उन गरीब, कमजोर, वंचित समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अपने घर की घरेलू बिजली के बिल माफ़ी के लिए, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए लोग लड़ाई लड़ें। हिंदू मुसलमान की लड़ाई छोड़ दें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। भारत पाकिस्तान तालिबान से कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नेता हासिल कर सकते हैं। अब तक जितने भी दंगे हुए हैं, उस दंगे में वहीं फतेहपुर में ओवरलोड वाहन के चलते हुसैनगंज मार्ग ध्वस्त हो गया, जिससे आवागमन में राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो जाने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जर्जर मार्ग बनवाए जाने को लेकर जिला प्रशासन से मांग की है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की बदहाली तो किसी से नहीं छिपी है। जब भी कोई प्राथमिक स्कूल का नाम लेता है तो जेहन में कुछ ऐसी ही तस्वीर उभरती है। खंडहर इमारत, दरी पर पढ़ते बच्चे और बदहाल शिक्षा प्रणाली। लेकिन आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद शायद प्राथमिक स्कूलों को लेकर आपके जेहन में जो तस्वीर है वो बदल जाए। देखिए, शाहजहांपुर से आई ये खास रिपोर्ट जिसने यूपी के बदहाल प्राथमिक स्कूलों के सामने एक मिसाल कायम की है और आईना दिखाया है उन तमाम हुक्मरानों को, तमाम जिम्मेदारों को, उन सभी अफसरानों को जो सरकारी स्कूलों की बदहाली के सवाल पर बजट का रोना रोते हैं। देखिए, दीवारों पर चित्रकारी, बोरे की जगह साफ सुथरी बेंच, प्रैक्टिकल के जरिए पढ़ते छात्र और छात्रों में अनुशासन। नजारा देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर यूपी के प्राथमिक स्कूल की है। जी हां, उसी प्राथमिक स्कूल की जिसका नाम जहन में आते ही एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें आप अपने बच्चे को भेजने से कतराते हैं। टूटी फूटी दीवारें, खंडहर इमारतें, सुविधाओं का अभाव और पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति जिन प्राथमिक स्कूलों की पहचान है, उसे बदलने का काम किया है शाहजहांपुर के तहसील कलान ने। अभी हमारे स्कूल में जो कि गाइडलाइन के अनुसार, शासन से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जी बच्चों को सबसे पहले तो आके स्कूल में सैनिटाइज कराते हैं जी, और साबुन और हैंड वॉश की व्यवस्था जी हमने पूरी कर रखी है जी। तो टाइम से बच्चों के हाथ भी धुलवाते रहते हैं जी। क्लासों में बैठने का जो तरीका हमने थोड़ा डिस्टेंस बना दिया सबको जी, 6 फुट की दूरी के आसपास हम सबको बैठाते हैं जी। दूसरा, जब बच्चे खाना खाते हैं जी तो उनको एक सातना बैठा के थोड़ा डिस्टेंस में बना के या दूर दूर खड़ा करके उनको खाना वितरित किया जाए, जैसे दूर दूर बैठ के खाना खाते जी सही। इसके अलावा हमने 2 शिफ्ट में स्कूल चलाया है, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या तकरीबन 400 है, तो हमने 2 शिफ्ट में स्कूल चलाया है। कुछ महीने पहले तक यहाँ के स्कूलों की पहचान भी गिरती दीवारें, टूटी फर्श और नाम मात्र बच्चे थे, लेकिन आज चमचमाती फर्श, शानदार पेंटिंग, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, प्रयोगशाला से ये स्कूल बच्चों को आकर्षित कर रहा है। कलान तहसील के प्राथमिक विद्यालयों की ये तस्वीर बदल चुकी है। इतना ही नहीं, कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए यहाँ छात्रों के लिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। जी, तो जब लाइन लगवाते हैं तो हम बच्चों को सैनिटाइज कर देते हैं जी। मास्क, अगर कोई नया छात्र आ गया है जिसके पास मास्क नहीं है तो उसको मास्क वितरित करते हैं जी। बैठने की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। अगर बच्चों की अधिक संख्या होगी तो दूसरे कमरे में बैठाते हैं जी। बाकी का सैनिटाइजर तो ये मॉर्निंग में इस तरीके से हैंड वॉश है या सैनिटाइजर है
जी, उसको वहाँ रख देते हैं। बच्चे आते हैं जी, सैनिटाइज करते हैं जी। सरकार के आदेश के मुताबिक ही यहाँ बच्चे 2 शिफ्ट में पढ़ने आते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए तरह तरह के चित्रांश बनाए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ने समझने में आसानी हो। ये विद्यालय उन तमाम विद्यालयों के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है जो बदहाली के शिकार हैं। जैसा कि शासनादेश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जी, जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल चल रही है जी, उसको ध्यान में रखते हुए ये रहा है कि 200 से अधिक अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में या कॉलेज में जी या पीएस में छात्र छात्राएं हैं जी, तो उसमें 2 शिफ्टें लगाने का प्रयोजन है जी। 1, 2, 3 और 6 क्लास को आप 8 से सुबह 11:30 जी की शिफ्ट में बुलाएंगे। उसके बाद 4, 5, 7 और 8 जी उनको आप 11:30 से 2:30 बजे तक की शिफ्ट में बुलाएंगे। शाहजहांपुर से प्राइम टीवी के लिए अनिंद की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।